अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले इंटरपोलेशन के ऊपर मैंने दो वीडियोस की हैं। एक में जिसमें मैंने इंटरपोलेशन का जो है वो जनरल आइडिया दिया था, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के डेटा सेट्स होते हैं, एक इक्विस्पेस्ड और एक नॉन इक्विस्पेस्ड। इक्विस्पेस्ड डेटा के लिए फिर हमने डिफरेंट नेम्स पढ़े थे कि कौन कौन से मेथड्स हम पढ़ेंगे, जिसमें न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन था, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन था और सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन था। तो इससे पिछली वीडियो में मैं आपको जो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन है उसके बारे में डिटेल से बता चुका हूँ। उसमें किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आप किस तरह से इंटरपोलेशन फाइंड करते हैं और आप इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, वो दोनों मैं आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसी से अगला मेथड, वो है न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड या सेंट्रल इंटरपोलेशन जो है वो कब लगाते हैं। यहाँ पे याद रखिए कि न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। अगर आपके पास डेटा इक्विस्पेस्ड हो और जिस वैल्यू पर आपने इंटरपोलेशन फाइंड करनी हो वो डेटा सेट के एंड के पास हो, यानी आखिर में मौजूद हो डेटा सेट के, तो उसके लिए हम जो है वो बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगाते हैं। अगर वही शुरू में हो तो हम फॉरवर्ड लगाते हैं, आखिर में वैल्यू हो तो बैकवर्ड लगाते हैं, और दरमियान में हो तो हम सेंट्रल डिफरेंस लगाते हैं। लेकिन इन तीनों मेथड्स के लिए ये शर्त है कि जो आपका डेटा है वो इक्विस्पेस्ड होना चाहिए, यानी जो डेटा के दरमियान गैप्स हैं एक्स वैल्यूज़ के दरमियान वो सेम होने चाहिए। ठीक है। अब जिस तरह हम लोगों ने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना सीखा था, इसी तरह बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए हम पहले बैकवर्ड डिफरेंस टेबल जो है वो बनाना सीखेंगे। सपोज हमें एक डेटा सेट गिवन है जिसमें कुछ वैल्यूज़ हैं एक्स की, जो हैं एक्स नॉट, फिर एक्स वन, फिर एक्स टू, एक्स थ्री और एक्स फोर। इसी तरह वाई की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो इस डेटा की मदद से जो है हम एक बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन जो है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके लिए देख लीजिए, मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ, इससे बड़ी आपको आसानी होगी कि आप सबसे पहले जो डेटा है उसको वर्टिकली लिख लें, एक कॉलम में एक्स, दूसरे कॉलम में वाई। ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया था कि हम टॉप से शुरू करते थे और एंड पे एक लाइन छोड़ देते थे फॉरवर्ड के लिए। अब यहाँ उल्टा प्रोसेस होगा। ठीक है, कि हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे और ऊपर चलते जाएंगे, और ऊपर एक जो है वो एंट्री ब्लैंक चली जाएगी। ठीक है। बाकी जो डिफरेंस है वो उसी तरह से कैलकुलेट होगा कि नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है। ठीक है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, y4 में से y3 को माइनस कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। डेल y4 जो है वो हमारे पास किसकी को आएगा, y4 माइनस y3, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह फिर ये डेल 4 है तो इससे ऊपर डेल क्यूब डेल y सब 3 आएगा। तो डेल y सब 3 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से ये एंट्री माइनस कर देंगे, y3 माइनस y2 आ जाएगा। इसी तरह ऊपर डेल y सब 2 आ जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एंट्री माइनस ये एंट्री कर देंगे। ठीक है। उसके ऊपर डेल y सब 1 आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, y1 माइनस y0। ठीक है। इसके बाद कोई और एंट्री हमारे पास मौजूद नहीं है जिसको हम डिफरेंस कर सकें, तो इसलिए ये लास्ट जो ऊपर वाली हमारे पास एक रो है वो ब्लैंक आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसी से हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस की तरफ आएंगे। तो अगेन हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। लास्ट से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और इसको हम कहेंगे डेल स्क्वायर वाई सब 4, और ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा, डेल वाई सब 4 माइनस डेल वाई सब 3। इसी तरह से ये आ जाएगा। और फिर डेल स्क्वायर वाई सब 3 के लिए हम क्या करेंगे, दिस माइनस दिस। ठीक है। और इसी तरह फिर डेल स्क्वायर वाई सब 2 के लिए दिस माइनस दिस। तो ये हमारे पास जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट हो गया। अब आपने देखा कि इसके ऊपर दो रोज जो है वो ब्लैंक रह गई। तो हर कॉलम हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऊपर ब्लैंक रोज की जो है वो तादाद बढ़ती जाएगी, और जब लास्ट में सिंगल वैल्यू रह जाए तो फिर वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है।
अब ये जितने हमारे पास डेटा सेट में जितने पॉइंट्स होंगे उसके हिसाब से ये कॉलम्स भी जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, और उसी तरह फिर आप आगे देखेंगे जो बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है वो भी उसी तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम थर्ड ऑर्डर पे आते हैं। थर्ड ऑर्डर में क्या आएगा, फिर हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। अब ये डेल क्यूब बाय 4 आएगा, और इसमें से जो है इसमें से ये वैल्यू माइनस होके इधर लिख लेंगे। फिर डेल क्यूब बाय सब 3 आएगा, तो वो यहाँ से ये वैल्यू माइनस होके यहाँ आ जाएगी। अच्छा ये नोटेशंस को देख के डरिएगा नहीं, जब आप डील कर रहे होंगे टेबल के साथ तो वहाँ पे कोई वैल्यूज़ होंगी, वो वैल्यूज़ सीधा सीधा माइनस होती जाएंगी। सिर्फ आपको उनकी नाम याद रखने हैं कि ये नाम जो है वो क्या आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3 ब्लैंक्स आ गई ऊपर। फिर नेक्स्ट में हम आ जाएंगे फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस पे। तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस के लिए सिंपली क्या होगा, ये वैल्यू इसमें से माइनस होके यहाँ पे आ जाएगी। अब इसके बाद और डिफरेंस पॉसिबल नहीं है, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे। अच्छा इसके बाद एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि जो हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन था उसमें जो शुरू की एंट्रीज थी वाई नॉट डेल वाई नॉट, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एन वाली वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये हमारे पास जिस तरह वाई एन है, ये डेल वाई एन है, डेल स्क्वेयर वाई एन है, डेल क्यूब वाई एन है, डेल 4 वाई एन है, ये वाली लास्ट जो रो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाज़ दफ़ा आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों करने होते हैं। ठीक है, तो फिर वो आप एक ही टेबल क्रिएट कर लें, जो इसकी लोअर वाली वैल्यूज़ हैं उनको एन ले लें, और जो टॉप वाली वैल्यूज़ हैं उनको नॉट ले लें। नोटेशंस की बात है, वो आप अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल था वो आ गया है। अब जो बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का जो न्यूटन्स का फार्मूला वो ये है, वाई पी, इसका मतलब है वाई एट पी। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वाई एन प्लस पी डेल वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर वाई सब एन, और ये फार्मूला इसी तरह से आगे चलता जाता है। ठीक है, इससे पहले आपने फार्मूला देखा था उसमें यहाँ पर माइनस था। ठीक है, और यहाँ पे नॉट था। जब आप इनकी सिमिलैरिटीज़ याद रखेंगे तो आपको ये आसानी होगी कि किस तरीके से ये फार्मूला जो है वो हैंडल होता है। अच्छा अब यहाँ पे वेयर पी जो है ये x माइनस एक्स नॉट पिछले फार्मूले में था, इसमें होगा x माइनस एक्स एन ओवर एच। ठीक है, जो फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन होती है उसमें हम क्या करते हैं, x माइनस एक्स नॉट, क्योंकि हम x नॉट से आगे जा रहे होते हैं। और ये बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन है तो इसमें हम एक्स एन से पीछे आ रहे होते हैं। और यही वजह है कि जब डेटा सेट के एंड पे वैल्यू मौजूद हो जिस पे हमने इंटरपोलेशन फाइंड करनी है तो हम एक्स एन से पीछे आते हैं। ठीक है, और अगर शुरू में मौजूद हो तो फिर हम एक्स नॉट से आगे आते हैं, क्योंकि वहाँ हमें थोड़ा सा जो है वो अप्रॉक्सीमेशन के लिए थोड़ा सा जो है वो आगे चलना पड़ता है। तो जितना आप जिस पॉइंट से आपको डेटा पता है, जितना आप दूर जाते जाएंगे इंटरपोलेशन की एक्यूरेसी जो है उतनी ही कंप्रोमाइज़ होती जाएगी। तो इसीलिए हम जब शुरू में डेटा पॉइंट मौजूद हों जिस पे इंटरपोलेशन फाइंड करनी हो तो हम जो है फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन लगाते हैं। लास्ट में अगर वो पॉइंट मौजूद हो तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगाते हैं, और अगर डेटा सेट के दरमियान में मौजूद हो हम सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन लगाते हैं। लेकिन ये तीनों मेथड तभी काम करते हैं जब हमारा डेटा जो है वो इक्वी स्पेस्ड होता है। तो अब मैं इसको जो है एक एग्जांपल के साथ जो है वो आपके सामने क्लियर करता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से हम जो है बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन जो है वो करते हैं। अगेन मैं इसमें भी 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। एक एग्जांपल ऐसी करवाऊंगा जिसमें किसी पॉइंट पर इंटरपोलेशन होगी, और एक एग्जांपल ऐसी करवाऊंगा जिसमें पॉलिनोमियल पर इंटरपोलेशन होगी। जब आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके लिए पॉलिनोमियल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फिर पॉलिनोमियल बना के आप उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, जितने भी डेरिवेटिव आपको चाहिए। अच्छा अब ये एग्जाम्पल है, amount of something y, a quantity y of a substance remaining in a reacting system after an interval of time x in a certain chemical experiment is tabulated below. अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, एक x है और एक y है। x जो है वो टाइम है, ठीक है, और y जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। सही है, तो जब x 2 मिनट होता है तो ये अमाउंट है, जब x 5 मिनट होता है तो ये अमाउंट है, जब x 8 मिनट्स होते हैं तो ये अमाउंट है, और जब x 11 मिनट्स होते हैं तो ये अमाउंट होते हैं। अब हमें ये कहा गया है कि ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ 5 बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट इंटरपोलेशन मेथड। अब हमने क्या करना है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल्स टू 9 पर। तो x की वैल्यूज देखें तो 9 जो है वो एंड के करीब है, इसलिए हम क्या करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन लगाएंगे। ठीक है,
अगर यही सपोज अगर आपको कह दिया जाए फॉर x इज इक्वल टू 3 तो फिर हम इस पर फॉरवर्ड लगाते हैं, और अगर यहीं पर आपको कह दिया जाए x इक्वल टू 7 तो फिर वो तकरीबन डेटा के दरमियान में आ जाएगा, उस पर हम जो है वैल्यूज़ सेंटर से जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो अब मैं सबसे पहले उसी तरह से टेबल बनाऊंगा। ठीक है, ये टेबल बनाना आपको आना चाहिए क्योंकि पेपर्स में आपको मैनुअली बनाना पड़ता है, तो क्विकली आपको इससे जो है वो गुजरना आना चाहिए कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सपोज हमारे पास एक कॉलम है एक्स का और एक वाई का। ठीक है, ये डेटा हमें गिवन है, हमारे पास ये एक्स एन है, तो हम लास्ट से माइनस शुरू करते हैं, इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे और ये हमारे पास डेल वाई आ जाएगा। ठीक है, तो अब बाकी एंट्रीज जो हैं वो हमें नहीं चाहिए, हमें क्योंकि लास्ट कॉलम वाली चाहिए, तो मैंने जस्ट उनके साथ नेम्स लिखे हैं जो वैल्यूज़ मुझे चाहिए। ठीक है, अब यहाँ जो वाई एन है अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये एक्स नॉट है, ये एक्स वन है, ये एक्स टू है और ये एक्स थ्री है। तो ये एक्स थ्री हो जाएगा, ये डेल वाई थ्री हो जाए, ये वाई थ्री हो जाएगा, ये डेल वाई थ्री, डेल स्क्वायर वाई थ्री, डेल क्यूब वाई थ्री, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप नोटेशन एन भी यूज़ कर सकते हैं, और जो भी आपके पास लास्ट इंडेक्स आती है, लास्ट सबस्क्रिप्ट आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसमें से ये वैल्यू माइनस की, यहाँ पे आंसर आ गया, फिर इसमें से ये वैल्यू माइनस की, इधर आंसर आ गया, इसमें से ये वैल्यू माइनस की, इधर आंसर आ गया और ऊपर एक ब्लैंक आ गया। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस का टेबल कैलकुलेट हो गया। फिर हम सेकंड ऑर्डर पे आते हैं, तो उसके लिए यहाँ से दोबारा शुरू करें। ठीक है, इसमें से ये वैल्यू माइनस होके इधर आ जाएगी, इसमें से ये वैल्यू माइनस होके इधर आ जाएगी और ऊपर दो ब्लैंक आ जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जो थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे। अब चाहे फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो या सेंट्रल हो, हम हमेशा क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू जो है माइनस करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर एक एक लाइन छोड़ते हैं, फॉरवर्ड में हम नीचे एक एक लाइन छोड़ते हैं, और फिर जब आगे सेंट्रल में जाऊंगा तो वहाँ मैं बताऊंगा कि इसके साथ क्या फ़र्क है। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं जो इंटरपोलेशन फार्मूले में आती हैं वो हमारे पास कैलकुलेट हो गई हैं। ये जो लास्ट रो है ये हमारे काम की है। उसके बाद मैं सिंपली क्या करता हूँ, जो फार्मूला है वो लिख दूँगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का फार्मूला है। इसमें जो जो वैल्यूज़ हैं वो मैं पुट कर दूंगा, और पी की जो वैल्यू है वो मैंने आपको बताई है कि वो बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के लिए हमारे पास क्या होती है, एक्स माइनस एक्स एन ओवर एच। ठीक है, तो हमारे पास x जो है ये एट अ पॉइंट हम इंटरपोलेशन फाइंड कर रहे थे, x की जगह हम 9 पुट कर देंगे तो वो 9 माइनस 11 ओवर 3 आ जाएगा, तो p की वैल्यू हमारे पास -2/3 आएगी। तो अब जो ऊपर फार्मूला था उसमें मैं सारी वैल्यूज जो है वो 1/1 पुट कर देता हूँ, तो yp जो है मेरे पास वो आ जाएगा, ये y0 है, फिर इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज पुट करें, इनको सिंप्लीफाई करें, तो ये मेरे पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस व्हेन x इक्वल्स टू 9, वो आ जाएगी 79.183951। तो ये तो था बच्चों के हम किस तरीके से इंटरपोलेशन फाइंड कर सकते हैं किसी एक खास डेटा पॉइंट पर। अब इसी को मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ, जो इसकी दूसरी टाइप है, उसके लिए एक और एग्जांपल है, फाइंड अ पॉलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज। मींस अब हम इस डेटा के ऊपर एक ऐसी पॉलिनोमियल डिफाइन करेंगे जो इन सारे डेटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फाइंड एंड हिंस कंप्यूट y एट x इक्वल्स टू 12। तो फिर हम x इक्वल्स टू 12 पे y जो है वैल्यू फाइंड भी कर लेंगे। तो ये क्योंकि हम डेटा सेट से बाहर फाइंड कर रहे हैं तो इसको एक्सट्रापोलेशन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहला काम जो है वो हमारे पास क्या है कि हमने इसमें से जो है पॉलिनोमियल एक फाइंड करनी है, और क्योंकि ये x इक्वल्स टू 12 जो है ये एंड ऑफ डेटा पॉइंट जो डेटा सेट है एंड के करीब है, तो इसलिए हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन ही लगाएंगे। तो सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, उसी तरीके से x की वैल्यूज़ लिख देंगे, फिर y की वैल्यूज़ लिख देंगे, फिर उसी तरीके से हम जो है डिफरेंस टेबल कैलकुलेट करेंगे, 28 माइनस 23 करके इधर, फिर इसमें से माइनस करके इधर, इसमें से ये माइनस करके इधर, इसमें से ये माइनस करके इधर, और ये पूरा कॉलम क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से फिर हम बाकी ऑर्डर्स जो हैं वो डिफरेंस के वो भी कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जब हम आए हैं तो हमने यहाँ से इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो 0 माइनस 0 भी जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जितने भी ऑर्डर के डिफरेंसेस मौजूद हैं उसके हिसाब से हम फार्मूला लिख लेंगे, और फार्मूले में अब p की जगह हम क्या रखेंगे, पहले हमने x की कोई वैल्यू डाली थी, अब x की वैल्यू नहीं डालेंगे, x को x ही रखेंगे, x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, सॉरी x माइनस एक्स एन। अब ये लास्ट वाली वो जो वैल्यू होगी ये एक्स एन होगी, ये वाई एन होगी, ये डेल वाई एन होगी, ये डेल स्क्वायर वाई एन होगी, ये डेल क्यूब वाई एन होगी, और ये डेल 4 वाई एन होगी, और इसी तरह आगे डेल 5 वाई एन जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं
जो है इंटरपोलेटिंग जो पॉलिनॉमियल है या इंटरपोलेशन का जो फार्मूला है वो लिखता हूँ उसी तरीके से जिस तरह से पहले लिखा था। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। उसमें फिर मैं क्या करता हूँ, जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ हैं वाई एन की जगह उसकी वैल्यू डाल दी, पी की जगह उसकी वैल्यू डाल दी, और जहाँ पे डेल वाई एन है, ठीक है, जो डेल वाई एन है वो 5/2 है वो यहाँ लिख दिया, और फिर जो पी की वैल्यू है वो जो डेल वाई एन है वो 5 है, ठीक है, और पी की वैल्यू क्या है x-11/2 वो मैंने वहाँ यहाँ पे लिख दी। फिर मेरे पास क्या है p इंटू पी प्लस 1, तो ये p की वैल्यू है, फिर ये p प्लस 1 है /2 फैक्टोरियल है। इसके बाद बारी बारी मैं इनको सिंप्लीफाई करूँगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो लास्ट में वैल्यू आएगी वही आएगी। इनका एलसीएम लेकर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये एक ऐसी पॉलिनॉमियल है जो इस डेटा सेट को जो है डेटा सेट की जो वैल्यूज़ हैं वो इसको सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। आप बेशक डेटा सेट को चेक कर सकते हैं, अगर आप इसमें 1 पुट करें तो आपके पास जो वैल्यू है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 आनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ भी सेटिस्फाई होंगी। अब मैंने जो इस पे वैल्यू फाइंड करनी है वो एट 12 फाइंड करनी है, तो मैं सिंपली x की जगह क्या रिप्लेस कर देता हूँ, 12 रिप्लेस कर देता हूँ। तो जो y की वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी 32.5625, ठीक है। तो ये तो था बच्चों जो है बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। जब भी आपको बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फाइंड आउट करना होगा तो आप यही तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे। इसके अगर आपने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने हैं तो ये बर्डन एंड फेरिस की बुक है, उसमें एक्सरसाइज सेट है 3.3, उसके जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो आप जो है वो प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन के साथ जो है वो हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।